नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करने से आपको हर सेशन का अपडेटेड PDF वहां पर मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं 22 और 23 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 15 MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो कि यूटिलाइज करता है ग्रीन एनर्जी को फॉर वाटरिंग वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर्स एंड देयर प्रे इन स्कॉर्चिंग समर्स। यानी कि बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चिलचिलाती गर्मियों में बाघों सहित जंगली जानवरों और उनके शिकार को पानी पिलाने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है वाल्मीकि नेशनल पार्क और दूसरी आती है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शंस हैं 125, 126, 127 या 128 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 126। इन द 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, फिनलैंड क्लेम्ड द टाइटल ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 7th ईयर इन अ रो। यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड ने लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश का खिताब अपने नाम किया है। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 146, जो कि पिछले साल भी 126 ही थी और इस साल भी 126 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी ले सकते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, क्लाइमेट से रिलेटेड संस्थान कौन सी यहाँ पे? वो है ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एजेंसी रिलीजेस द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की जलवायु एजेंसी वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी करती है। द 2023 रिपोर्ट कन्फर्म्स दैट 2023 वॉज द वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड। यानी कि 2023 की जो रिपोर्ट आई थी उससे ये पुष्टि हुई है कि 2023 अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है और एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि 2024 इससे भी ज़्यादा गर्म वर्ष साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन साइंड एन MOU विद विच सिक्योरिटी फोर्स टू कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन न्यू दिल्ली इन मार्च 24 टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए मार्च 2024 में नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा टू वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू ट्रैफिक्ड वुमेन। यानी कि MOU के प्रमुख उद्देश्यों में मानव तस्करी को रोकने और तस्करी की शिकार महिलाओं को बचाने के लिए मिलकर काम करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस हैं शंघाई, मॉस्को, न्यू दिल्ली, तश्केंत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। द 4th एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या?
ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और इसका मेंबर इंडिया कब बना था? इसका मेंबर इंडिया बना था सन 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको दिखेगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं नवीन जिंदल, गौतम अडानी, रतन टाटा, दीपक मेहता। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल कौन बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के। जिंदल स्टील एंड पावर चेयरमैन नवीन जिंदल हैज़ बीन टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन विद इमीडिएट इफेक्ट। अब नवीन जिंदल है कौन? नवीन जिंदल एक इंडियन, एक भारतीय अरबपति, उद्योगपति, परोपकारी और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लोकसभा के पूर्व सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु रिसेंटली रिजाइंड? भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? ऑप्शंस आपके सामने है, आयरलैंड, फिनलैंड, पुर्तगाल या स्पेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आयरलैंड। लियो वराडकर of Indian origin has resigned from the post of Prime Minister of Ireland. He has also stepped down as the leader of the ruling Fine Gael party. In 2017, Varadkar became the country's youngest person to hold the post of Prime Minister. यानी कि उन्होंने सत्तारूढ़ फाइल गेल पार्टी से नेता का पद का भी छोड़ दिया है। 2017 में वराडकर प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले देश के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लियो वराडकर ने तो रिज़ाइन कर दिया है, इनकी जगह पर आयरलैंड की पीएम की पोस्ट किसने संभाली है? इनकी जगह पर आयरलैंड के पीएम की पोस्ट करेंटली किसने संभाली है? आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 22 मार्च, सॉरी ऑप्शन सी 21 मार्च, सॉरी ऑप्शन सी 21 मार्च। World Forestry Day is celebrated every year on 21st March to remind people of the importance of forests and trees in the world. दुनिया में लोगों को जंगलों और पेड़ों के महत्व को याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इन द ईयर 2012। और इस साल का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये थीम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस साल 2024 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष किस दिन को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 21 मार्च। द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन IDERD इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन March 21, यानी कि नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इन 2024 द थीम अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, यानी कि 2024 में थीम क्या है? मान्यता, न्याय और विकास का एक दशक। ये 2024 का थीम है और ये अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक को लागू करने पर केंद्रित है। थीम क्या है 2024 का? अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। कौन सा डे है? एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 स्टार्टेड? हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नागालैंड। द थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 कमेंस्ड इन नागालैंड एट रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोबिमा। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड के रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोबिमा में शुरू किया गया। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। और इस इवेंट में, इस गेम्स में लगभग 3000 एथलीट्स जो कि 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, वो 15 अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स
फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, मलेशिया, ईरान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चाइना। In March 24, the Indian Finance Ministry imposed an anti-dumping duty on cast aluminum alloy wheels from China ranging from $0.23 to $1.71 per kilogram depending on the producer. और ये ड्यूटी कितने साल के लिए वैलिड रहेगी? ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? मनिका बत्रा, शरद कमल, सौरभ चौधरी, नीरज चोपड़ा। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ऑप्शन डी मार्क कर देंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शरद कमल। खेल रत्न अवार्ड विनर एंड 2 times कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल विल बी इंडियाज फ्लैग बियरर इन द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स 2024। शरद कमल विल बी इंडियाज 19th फ्लैग बियरर इन द ओलंपिक्स। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि 2024 जो ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में वो कहाँ होने वाले हैं? आंसर है पेरिस। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया के ध्वजवाहक कौन होंगे? इंडिया के जो इंडिया की टीम रहेगी उसके ध्वजवाहक कौन रहेंगे? तो वो आपके पास आंसर है शरद कमल। तीसरा क्वेश्चन कि शरद कमल से पहले कितने जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो फ्लैग बियरर रह चुके हैं? तो इसका आंसर है 18 लोग इनसे पहले फ्लैग बियरर रह चुके हैं, और ये कौन से हैं? 19th फ्लैग बियरर हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पुष्पक, सार्थक, आकाशयान, विक्रम। आंसर ऑप्शन ए, पुष्पक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ इट्स रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल नेम्ड पुष्पक फ्रॉम द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR इन चलाकेरे, कर्नाटका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने कर्नाटक के चलाकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दिस वॉज द 3rd लैंडिंग मिशन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये RLV का 3रा लैंडिंग मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, राजीव सिन्हा, जय अग्निहोत्री, अश्विनी कुमार, विनय कुमार। अश्विनी कुमार और विनय कुमार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार इज अ रिनोड बिजनेस एंटरप्रेन्योर एंड एक्सपोर्टर फ्रॉम जलंधर, पंजाब, हु इज़ एसोसिएटेड विद द इंजीनियरिंग सेक्टर। अश्विनी कुमार पंजाब के जलंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसाय उद्यमी और निर्यातक हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया? अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, विशाल सिक्का, नारायण मूर्ति, साहिल पारेख, अनुराग बहर। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अनुराग बहर। तो अनुराग बहर, अब बात करते हैं अनुराग बहर है कौन? तो अनुराग बहर CEO हैं किसके? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और फाउंडिंग वाइस चांसलर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। और इस बुक में है क्या? बेसिकली यह पुस्तक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम के दौरान अनुराग बहर के अनुभवों का विवरण देती है। यानी कि अनुराग बहर ने जो यहाँ पे समय बिताया उस समय को उन्होंने एक पुस्तक के रूप में पिरोया है। तो इस पुस्तक में दिस बुक क्रॉनिकल्स एक्सपीरियंसेस ऑफ अनुराग बहर एट वर्क एट द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो यहाँ पे हमारी ये 15 क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट सेशन समाप्त होता है। और आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यहाँ से आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं जिन्हें आप अगर ध्यान रखेंगे और अगर उन्हें आप नोट करेंगे
तो ये आने वाले एग्ज़ाम्स जो कि एसएससी बैंक, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, इनमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है वहाँ पे आपको इनमें से कई क्वेश्चंस एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे, साथ में रिवाइज भी करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, प्लस उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस पता चलें और उन्हें भी इस बारे में नॉलेज हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।